हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रमन अमेरिका की कैलिफोर्निया सिटी में बहुत ही फेमस कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। रमन अभी सो ही रहा था, तभी फोन की घंटी बजी। रमन उठा। अरे इतनी सुबह किसका फोन आ गया? और फोन पर नंबर देखा तो दूसरी तरफ से उसकी कजन ज्योति का फोन था। फोन उठाकर रमन बोला, हेलो मेरी प्यारी चुहिया, कैसी हो? क्या भैया, आप भी ना अगले महीने की 10 तारीख को मेरी शादी है और आपको हर हाल में शादी के 2 दिन पहले आना ही है। 5 साल हो गए आपको अमेरिका रहते हुए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आने के लिए। भैया कोशिश आपको नहीं करनी है, आपको आना ही आना है। आप नहीं आओगे तो मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि आपको पता है कि आपके दोस्त मेरे भैया का देहांत 3.5 साल पहले हो गया है। मेरे भाई होने की सारी रस्म आपको ही तो पूरी करनी है। अरे मत रो मेरी छोटी चुहिया, जरूर आऊंगा तेरे शादी में, पक्का वाला प्रॉमिस। उसके बाद रमन फोन रख देता है और इंडिया आने के लिए अगले महीने की 7 तारीख के लिए एयरप्लेन की टिकट बुक कर लेता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और फिर रमन एयरप्लेन से इंडिया आ जाता है और फिर टैक्सी करके अपनी सुधा मौसी के घर पहुंच जाता है। घर में बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए हैं। मौसी मौसी। रमन अपनी मौसी को पुकारता हुआ आंधी तूफान की तरह घर में दाखिल हुआ। शादी वाले घर के शोर शराबे में भी उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। मेहमान उसकी अधीरता देखकर मुस्कुराते रहे, पर इन सब से बेखबर वह हर कमरे का दरवाजा खोलता भटक रहा था। सुधा मौसी। कहते हुए एक कमरे का दरवाजा खोला तो पाया कि अंदर एक बेहद सुंदर और नाजुक सी लड़की सिंदूरी रंग का शादी का जोड़ा पहनकर खुद को आईने में निहार रही थी। पर रमन के अचानक आ जाने से किसी भयभीत हिरनी की तरह ठगी सी खड़ी रह गई थी। रमन ने उसे ऊपर से नीचे तक मुग्ध होकर देखा। बड़ी बड़ी सी आंखें, सुतवा नाक, पंखुड़ी से होठ और रंग ऐसा मानो किसी ने दूध में हल्की सी गुलाबी गुलाल घोल दी हो। सुंदरता और नजाकत के सांचे में ढली हुई उस लड़की को वह देख ही रहा था, तभी उसकी कजन ज्योति आ गई और बोली, रमन भैया। रमन झटके से दरवाजा बंद कर वह ज्योति की ओर पलटा और कहा, कैसी हो मेरी छोटी चुहिया? और मौसी कहाँ छिपी बैठी है? मैं तो छत पर काम कर रही है। चलो भैया छत पर चलते हैं। उसके बाद दोनों छत पर चले जाते हैं और फिर रमन अपनी मौसी के पैर छूकर प्रणाम करता है और अपने मौसी से बातचीत करने में व्यस्त था। तभी पीछे से एक मीठी सी आवाज आई, माँ चाय। नीतू, ये रमन है, बड़ी दीदी का लड़का। पूरे 5 साल बाद वापस आया है अमेरिका से। वह भी ज्योति ने कसम देकर बुलाया है। रमन ने पलट कर देखा तो सफेद साड़ी में लिपटी नीतू को देखकर चौंक पड़ा। अभी तो आप नीचे कमरे में गुलाबी। बात पूरी करने के पहले ही रमन ने देखा कि नीतू की आंखें भय से चौड़ी होने लग गई हैं, मानो वह आंखों ही आंखों में कुछ ना कहने का आग्रह कर रही थी। रमन अपनी बात को अधूरा छोड़ गया। नीतू उसे कृतज्ञ नजरों से देखती हुई चली गई। नीतू के जाने के बाद सुधा मौसी ने कहा, नीतू कमल की पत्नी है रमन। तेरे अमेरिका जाने के 1 साल बाद ही हुई थी इन दोनों की शादी, और शादी के 1.5 साल बाद ही एक रोड एक्सीडेंट ने कमल को हम सबसे छीन लिया। रमन को याद हुआ आया कि वह कमल की शादी में चाह कर भी नहीं आ पाया था। कमल उससे 1 साल छोटा था, पर उन दोनों में बहुत बनती थी। फिर जब उसकी एक्सीडेंट की खबर आई तो मौसी का सामना करने की हिम्मत न जुटा पाने के कारण जानबूझकर आना टाल गया था। क्या हुआ? किस सोच में डूब गए? चल अब जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, तुम्हारी माँ भी आती होगी। और हाँ, अभी थोड़ी देर में मेहंदी की रस्म होने वाली है। आंगन में ज्योति बैठी हुई थी और ज्योति के आसपास 2-3 महिलाएं भी बैठी हुई थी, जो ज्योति के हाथों में मेहंदी लगा रही थी। और रमन वीडियो कैमरे से इस खास पल को शूट कर रहा था। वहीं दूर एक कोने में खड़े नीतू ये सब देख रही थी। रमन को नीतू हर वक्त किसी न किसी काम में लगी ही मिलती थी। सारे मेहमानों की खातिरदारी की जिम्मेदारी मानो उसी के कंधों पे थी।
हर कोई हर काम के लिए नीतू को ही पुकारता दिखता था। रमन ने नीतू को अब तक किसी भी रस्म में शामिल होते नहीं देखा था। उस दौरान वह खुद को किसी काम में व्यस्त कर लेती या फिर किसी कोने से छिप के ज्योति को देखती रहती। उस रात रमन ने ज्योति से पूछ ही लिया, नीतू किसी भी रस्म में क्यों नहीं दिखाई दे रही है? वो विधवा है ना, इसलिए। तो क्या हुआ? रिश्तेदारों का कहना है कि वो किसी भी शुभ काम में शामिल नहीं हो सकती, अब शगुन होता है। और किसी ने इस बात का विरोध भी नहीं किया? बहुत किया, पर रिश्तेदारों ने कहा कि अगर नीतू शादी में शामिल होगी तो वो सब नहीं आएंगे। बस इसी डर से हमें चुप रहना पड़ा। हम कितना भी आधुनिक होने का दावा कर लें, पर आज भी हमारे देश में ना जाने कितनी सड़ी गली मान्यताएं उसी तरह प्रचलित है जैसे वो सालों पहले थी। और ये हमारी मजबूरी है कि हम इन कुरीतियों को दूर करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, और जो करना चाहते हैं उन्हें करने भी नहीं देते। तभी रमन की नजर शामियाने में हलवाई को निर्देश देती नीतू पे ठहर गई। तभी किसी ने उससे कुछ बात कही, जिसे सुन वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर अचानक ही बहस से इधर उधर देखती हुई चुप हो गई। नीतू तो शांत हो गई, पर उसकी मोहक सी निर्दोष हंसी रमन के मन में मीठी सी हलचल मचा गई थी। अगले दिन हल्दी की रस्म की शूटिंग करने कैमरा लेकर रमन निकला ही था कि सामने से तेजी से आती नीतू से टकरा गया। अपना कैमरा छोड़ उसने नीतू को थाम लिया। मैं ठीक हूँ, तो रमन ने अचकचा कर उसे छोड़ दिया। अचानक छोड़े जाने पे नीतू संभल ना पाई और फिर से लड़खड़ा गई। रमन ने एक बार फिर उसे अपनी बाहों का सहारा देते हुए शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, लगता है मेरी बाहों को आपको सहारा देने की है। नीतू ने चौंक कर उसे देखा, फिर नजरें नीची कर तेजी से वहाँ से निकल गई। शादी से पहले की रात ज्योति और रमन कमरे में बातें कर रहे थे। तभी नीतू वहाँ आ गई और रमन को वहाँ देखकर वापस जाने लगी। अरे भाभी रुको ना, कहाँ जा रही हो? बस आज और मेरे पास बैठो, फिर न जाने कब फुर्सत मिलेगी ऐसे बैठने की। हाँ तो भैया, आपको सच में अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई? मुझे तो हर लड़की पसंद आ जाती है, पर लड़कियों को मैं नहीं पसंद आता ना। आप जैसे लड़के को कोई कैसे ना पसंद कर सकता है? गोरा चिट्टा रंग, सरल और आकर्षक व्यक्तित्व, ऊंचा लंबा गठीला शरीर, ठीक वैसे जैसे। एक अच्छी सी उपमा सोचते हुए ज्योति अटक गई, जैसे कोई सुंदर सी ग्रीक देवता। ज्योति और रमन चौंक कर नीतू को देखने लगे तो नीतू ने नजरें झुका ली। तभी सुधा मौसी ने आवाज दी, ज्योति ज्योति। उसके बाद वहाँ से ज्योति चली गई। नीतू ने आश्चर्य से रमन की ओर देखा और कहा, जैसा कि ज्योति ने कहा है कि मुझे कोई लड़की नापसंद नहीं कर सकती, तो क्या ये मैं समझूं कि आप भी मुझे पसंद करती हैं? आप भूल रहे हैं कि मैं एक विधवा हूँ। फिर नीतू खड़ी होकर जाने लगी तो रमन भी दौड़कर बीच में रास्ता रोक लिया और बोला, तुम क्या थी, क्या हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानता हूँ कि जिसकी मैं सदा कल्पना करता था वो तुम हो। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ नीतू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आप जैसे सभ्य पुरुष को एक विधवा से ऐसा मजाक शोभा नहीं देता। इतना कहकर नीतू जाने लगी तो रमन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ नीतू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तभी वहाँ पर ज्योति आ गई और नीतू अपना हाथ चढ़ाकर भाग गई। चलिए भैया, हल्दी की रस्म होने वाली है। ठीक है मेरी छोटी चुहिया। आंगन में ज्योति बैठी हुई थी और ज्योति के सामने पंडित जी बैठकर मंत्र पढ़ रहे थे और ज्योति के पास 3 महिलाएं बैठी हुई थी और ज्योति के हाथों में हल्दी लगा रही थी और रमन वीडियो कैमरे से इस खास पल को शूट कर रहा था। वहीं दूर एक कोने में खड़ी नीतू यह सब देख रही थी। शाम को बारात आई। सभी बाराती खूब मस्ती से नाच रहे थे। उसके बाद दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के गले में जयमाला डाले और फिर पंडित जी ने दोनों की शादी करवाई। उसके बाद ज्योति नम आंखों से हर्ष मिश्रित संकोच के साथ अपने घर से विदा हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।